सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, असल सपने तो वो होते हैं जो नींद तोड़ देते हैं। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। संसद ने पारित किया तटीय पोत परिवहन विधेयक 2025। समुद्री मार्ग से तटीय व्यापार को बढ़ावा देने का मार्ग होगा प्रशस्त। देश की समुद्र तटीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा नया प्रोत्साहन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के राष्ट्रपति ने किया टेलीफोन कॉल। द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा। दोनों नेताओं ने सहयोग बढ़ाने पर जताई सहमति। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में बनेगा माता जानकी का भव्य मंदिर। आज गृहमंत्री अमित शाह करेंगे शिलान्यास। स्थल को धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में किया जाएगा विकसित। एनएसए अजीत डोभाल की मॉस्को में अहम बैठकें। क्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन से की मुलाकात। रक्षा मंत्री शोइगु से भी मिले। रूस ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का जताया संकल्प। उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी। नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। एनडीए नेताओं ने उम्मीदवार चयन का अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उच्च सदन के नेता जेपी नड्डा को सौंपा। संसद के मानसून सत्र के तीसरे सप्ताह का आज अंतिम दिन है। आइए जानते हैं दोनों सदनों में आज के सूचीबद्ध कार्यों के विषय में। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में आज तटीय पोत परिवहन विधेयक 2025 के बारे में राज्यसभा से प्राप्त संदेश की सूचना दी जाएगी। इसके पश्चात संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 18वीं लोकसभा के 5वें सत्र के शेष भाग के लिए सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य देंगे। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 भी विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। दोनों ही विधेयक चर्चा के लिए एक साथ लिए जाएंगे। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भारतीय पतन विधेयक 2025 को आगे विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। वहीं बता दें कि लोकसभा में प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस का समय शाम 3:30 से 6 बजे के बीच का है। आज प्राइवेट मेंबर्स बिल का दिन है, जिसके अंतर्गत आज 128 बिल इंट्रोड्यूस किए जाने के लिए लिस्टेड हैं। वहीं 6 बिल विचार तथा पारित करने के लिए सूचीबद्ध भी हैं। आइए बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद संबंधित मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री कमलेश पासवान संबंधित मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी संबंधित मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन 268वें सत्र के शेष भाग के लिए सरकारी कार्य के संबंध में एक वक्तव्य देंगे। राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच लिया जाएगा। इसके अंतर्गत आज 74 बिल इंट्रोड्यूस किए जाने के लिए लिस्टेड हैं। वहीं 6 बिल विचार तथा पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध भी हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल गोवा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 को लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। राज्यसभा में विपक्ष के गतिरोध के बीच तटीय पोत परिवहन विधेयक 2025 पारित कर दिया गया। लोकसभा ने यह विधेयक 3 अप्रैल को पारित किया था। विपक्ष के अवरोध के बीच पीठासीन उपाध्यक्ष घनश्याम तिवारी ने पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को तटीय पोत परिवहन विधेयक पेश करने को कहा। 2025 to consolidate and amend the law relating to regulation of coastal shipping,
promote coastal trade and encourage domestic participation therein to ensure that India is equipped with a coastal fleet owned, operated by the citizen of India for its national security and commercial needs and for matter connected therewith or incidental thereto as per by the Lok Sabha be taken into consideration. Motion moved. बिल पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस विधेयक में भारतीय तटीय जल क्षेत्र में व्यापार में लगे जहाजों को विनियमित करने का प्रावधान है और इससे समुद्र के रास्ते तटीय व्यापार को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। विपक्षी सदस्यों के शोरगुल के बीच विधेयक पर संक्षिप्त बहस हुई। इसके बाद पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने चर्चा का जवाब दिया। As you know, this is a very significant reform initiative under the dynamic leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, which has particularly unlocked the full potential of India's vast and strategic coastline, which stretches over 11,098 kilometers across 9 coastal states and 4 union territories. To support the goal of growing India's coastal cargo share to 230 million metric ton by 2030, we need a framework that minimizes regulation while maximizing facilitation of growth opportunity in coastal trade. The Coastal Shipping Bill 2025 is designed to make coastal trade easier, more competitive and better integrated with India's overall transport vision. Sir, presently regulation and licensing of coastal shipping is governed by Part 14 of the Maritime Shipping Act 1958. The current bill provides a holistic, forward-looking and progressive legal framework suited to today's commercial realities in line with the globally prevalent cabotage practices. लोकसभा में हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 पेश किया, जो ध्वनिमत से पारित हो गया। वित्त मंत्री ने मणिपुर के पुनर्वास के लिए 543 करोड़ रुपए आवंटित करने की जानकारी दी। There was a GST Council decision which all states had to change in their respective state acts, which was done by state acts, by all states. But because Manipur was under disturbance, they could not do it through the state legislature. Therefore, they brought an ordinance. That ordinance time expired and we couldn't come to the house because the state assembly was still on. Subsequently, we brought one more ordinance, by which time, after the ordinance was passed, by which time you had the state coming under the president's rule. Therefore, that ordinance will have to become a law. So we are amending the state GST bill, amending the state act by introducing this bill to replace the ordinance. So it is a constitutional necessity. It has to be taken up now. If it doesn't pass through now, the state will have difficulty in implementing the GST amendments which have long been approved by the council, and their revenue will get affected because they won't have the authority to charge on certain items on which the GST council has already passed. All states have also passed because they were able to amend their act. So I would think it's very important constitutionally to serve that state to have its GST collection enabled. Ordinance be converted into a bill and the House should pass it. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के बीच गुरुवार को फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच संबंधों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, राष्ट्रपति लूला के साथ अच्छी बातचीत हुई। ब्राजील की मेरी यात्रा को यादगार और सार्थक बनाने के लिए उनका धन्यवाद। हम व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, रक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच एक मजबूत जनकेंद्रित साझेदारी से सभी को लाभ होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत किसानों, पशुपालकों
और मछुआरों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा, भले ही उन्हें व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़े। उन्होंने कहा कि कृषि केवल फसल नहीं बल्कि जीवन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामीनाथन को एक दूरदर्शी व्यक्तित्व की संज्ञा देते हुए कहा कि उनका योगदान किसी भी युग से परे है। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर स्वामीनाथन एक महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने विज्ञान को जनसेवा के माध्यम में बदल दिया। साथियों, डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने का अभियान चलाया, लेकिन उनकी पहचान हरित क्रांति से भी आगे बढ़कर थी। वो खेती में केमिकल के बढ़ते प्रयोग और मोनोकल्चर फार्मिंग के खतरों से किसानों को लगातार जागरूक करते रहे। यानी एक तरफ वो ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे और साथ ही उन्हें एनवायरमेंट की, धरती मां की भी चिंता थी। दोनों के बीच संतुलन साधने और चुनौतियों का समाधान करने के लिए उन्होंने एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट दिया। उन्होंने बायो विलेज का कंसेप्ट दिया, जिसके जरिए गांव के लोगों और किसानों का सशक्तिकरण हो सकता है। उन्होंने कम्युनिटी सीड बैंक और अपॉर्चुनिटी क्रॉप्स जैसे आइडियाज को बढ़ावा दिया। साथियों, डॉक्टर स्वामीनाथन मानते थे कि क्लाइमेट चेंज और न्यूट्रिशन की चुनौती का हल उन्हीं फसलों में छुपा है जिन्हें हमने भुला दिया है। ड्राउट टॉलरेंस और सॉल्ट टॉलरेंस पर उनका फोकस था। उन्होंने मिलेट्स, श्री अन्न पर उस समय काम किया जब मिलेट्स को कोई पूछता नहीं था। डॉक्टर स्वामीनाथन ने वर्षों पहले ये सुझाव दिया था कि मैंग्रोव की जेनेटिक क्वालिटी को धान में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। इससे फसलें भी जलवायु के अनुकूल बनेगी। आज जब हम क्लाइमेट एडेप्शन की बात करते हैं तो महसूस होता है कि वो कितना आगे की सोचते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संसद भवन में तमिलनाडु के किसानों से एक समूह से मुलाकात की और उनके नवाचार तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई कृषि तकनीकों को अपनाने की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत किसानों के हितों पर कभी भी समझौता नहीं करेगा।
संसद भवन में तमिलनाडु के किसानों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है और उनके कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। बैठक की तस्वीरें साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, आज संसद में मैंने तमिलनाडु के किसानों के एक समूह से मुलाकात की। उनके अनुभवों और नवाचार पर उनके साथ उनके ध्यान और उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ स्थिरता बढ़ाने के लिए नई कृषि तकनीकों को अपनाने के बारे में सुनकर आश्चर्यचकित हुआ। बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में माता जानकी की प्राकट्य स्थली के मंदिर परिसर के निर्माण की प्रतीक्षा अब समाप्त होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुनौरा धाम पहुंचकर इस ऐतिहासिक मंदिर की आधारशिला रखेंगे। बता दें कि दिव्य वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न होगा। पुनौरा धाम में बनने वाला ये भव्य मंदिर परिसर सिर्फ एक धार्मिक केंद्र नहीं होगा, बल्कि यह मिथिला की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने वाला केंद्र भी बनेगा। करीब 882.87 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस मंदिर की ऊंचाई 151 फीट होगी। यह विशाल परिसर 67 एकड़ भूमि में फैला होगा और विशेष बात यह है कि इसका निर्माण कार्य सिर्फ 42 सप्ताह यानी कि लगभग 11 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। मंदिर के चारों ओर परिक्रमा पथ बनाया जाएगा। साथ ही परिसर में यज्ञ मंडप, परकोटा, पर्यटकों के लिए संग्रहालय, ऑडिटोरियम, कैफेटेरिया, बच्चों के लिए खेल क्षेत्र, धर्मशाला, सीता वाटिका, लवकुश वाटिका, पार्किंग मार्ग, प्रदर्शनी सहित कई आधुनिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। यह भव्य निर्माण न केवल श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनेगा, बल्कि धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई भी देगा। भारत के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने कल अधिसूचना जारी कर दी है। चुनाव आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक गुरुवार को चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त तक होगी। उम्मीदवार 25 अगस्त तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे और उसी दिन रात को परिणाम भी घोषित होंगे। इस चुनाव में राज्यसभा के 233 इलेक्टेड, 12 नॉमिनेटेड और लोकसभा के 543 सदस्य हिस्सा लेंगे। वहीं संसद परिसर में भाजपा के प्रमुख नेताओं और उनके सहयोगियों ने बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा प्रमुख एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए का उम्मीदवार चुनने का अधिकार दिया गया है। एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का फ्लोर लीडर्स का बैठक में प्रस्तावना पास किया है कि आने वाले उपराष्ट्रपति का चुनाव के लिए प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए और कैंडिडेट का नाम तय करने के लिए पूरा अधिकार देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और साथ में राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा जी को सौंपा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी निर्णय होगा वो सब सर्वसम्मति से एनडीए पार्टी समर्थन करेंगे। ये प्रस्तावना आज पारित किया है। ये मैं सूचना आपको देना था। नाम पर भी चर्चा हुई है, वो ऑथराइज किया है। अब जैसे निर्णय करेगा फिर उसके बाद 9 तारीख को चुनाव होगा तो हम लोग सब कब तक सर फैसला कर लेंगे सर? नहीं, फैसला आज तो अधिकृत रूप से वही कब तक कर लेंगे? क्या बीजेपी का होगा या क्या कुछ? वो तो हम तो तय नहीं कर सकते। मैं तो आपको सूचना देने के लिए आए हैं। नाम को लेकर के चर्चा नहीं, चुनाव का पूरा प्रक्रिया के लिए और हमारा उम्मीदवार कौन होगा, सारा जो निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी और साथ में सदन के नेता राज्यसभा में नड्डा जी को
अधिकृत किया है, ऑथोराइज किया है कि जैसे वो निर्णय करेंगे पूरा एनडीए सर्वसम्मति से उसको सहमति देंगे और पालन करेंगे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। क्रेमलिन में गुरुवार को पुतिन ने डोभाल का स्वागत किया। पुतिन ने क्रेमलिन में अपने कक्ष में डोभाल का गर्मजोशी से स्वागत किया। तत्पश्चात डोभाल ने रूस के साथ सभी मोर्चों पर सहयोग जारी रखने की नई दिल्ली की प्रतिबद्धता दोहराई। बता दें कि एनएसए डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति पुतिन को इस वर्ष के अंत में भारत आने का निमंत्रण भी दिया, जिसे पुतिन ने कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार भी कर लिया। दोनों देशों ने ऊर्जा, रक्षा समेत कई और मुद्दों पर चर्चा की। भारत और रूस ने रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर भी बल दिया। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की। शोइगु ने कहा कि इस रूस के अधिक न्याय संगत और टिकाऊ विश्व व्यवस्था बनाने और अंतर्राष्ट्रीय कानून की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने के लिए भारत के साथ सक्रिय सहयोग बढ़ाने के लिए रूस प्रतिबद्ध है। डोभाल द्विपक्षीय ऊर्जा और रक्षा संबंधों पर महत्वपूर्ण वार्ता करने और इस वर्ष के अंत में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के मद्देनजर बुधवार को यहां पहुंचे थे। डोभाल की यात्रा ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर रूस से तेल खरीदने पर भारतीय वस्तुओं पर 25% का अतिरिक्त शुल्क लगाया है। इसके बाद कुल शुल्क 50% हो गया है। You have very rightly mentioned, Excellency, that we have got a very special relationship, a long relationship, and we highly value our strategic partnership. We have had high-level engagements, and these high-level engagements have contributed very substantially. We are very excited and delighted to learn about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. I think that the dates are almost finalized now. The more important thing is this, that is, these summit meetings have always been the watershed points. They have always given a new direction to our relations. What is there that we can add in substance in terms of deliverables for this talk? So I do hope that this meeting at this point of time will give us some new ideas and throw up some new things that we can make the forthcoming meeting more worthwhile. Excellency, I would also like to thank you and Russia, and particularly the President Putin, and the Prime Minister has specially asked me to convey his very great thanks, which I will probably convey to the President also when I meet him, about the support that he gave when India was attacked, had faced a very gruesome terrorist attack on 22nd April. We lost about 26 innocent people who had gone to a tourist stay this time. And we are committed, as you are committed, to fight against terrorism with all our might. I'll brief you about the details in the little letter. कल सावन पूर्णिमा है। सावन का आखिरी दिन है। इस दिन रक्षाबंधन मनाते हैं। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। आज चलते चलते सुप्रभात में आपको छोड़े जाते हैं रक्षाबंधन की कुछ खूबसूरत गानों के साथ, कुछ खूबसूरत तस्वीरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। अपने भैया का
के